दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो जो स्ट्रक्चर है ग्रामर का बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ट्रुथ स्पीक्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ट्रुथ एक नाउन है जिसका मतलब होता है सच, और स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो क्या मतलब हुआ? द ट्रुथ स्पीक्स मतलब कि सच बोलता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर कोई नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आ ट्रेडर हैड आ लॉट ऑफ गोट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है इस प्रकार का कोई भी वाक्य जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि किसी के पास पास्ट में कुछ था। तो इस तरह का जो वाक्य है उसको पास्ट पजेसिव का सेंटेंस कहा जाता है। और वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और गोट का मतलब होता है बकरी, और यह है बकरियाँ, गोट्स, ये एक प्लूरल नाउन है। तो क्या मतलब हुआ? आ ट्रेडर, और ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। एक व्यापारी के पास हैड ए लॉट ऑफ गोट्स मतलब एक व्यापारी के पास बहुत बकरियां थीं, बहुत सारी बकरियां थीं। द पीपल फ्रॉम द नियर बाय एरियाज केम टू हिम टू बाय गोट्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य में कम की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। कम का मतलब आना और के मतलब आए, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? द पीपल फ्रॉम द नियर बाय एरिया। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, मतलब कि लोग कहाँ से? फ्रॉम द नियर बाय एरियाज मतलब पास के जगहों से, पास के क्षेत्रों से। केम टू हिम वो उसके पास आते थे। टू बाय गोट्स मतलब बकरियां खरीदने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द पीपल फ्रॉम द नियर बाय एरियाज केम टू हिम टू बाय गोट्स मतलब कि लोग नज़दीकी जगहों से लोग आते थे उसके पास बकरी खरीदने के लिए। द गोट बिजनेस हैड मेड हिम वेरी रिच। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस वाक्य कहलाता है। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जो कि पास्ट में हो, उसके अलावा वहाँ पर यह पाया जाए कि कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी पास्ट में। तो इस तरह का जो वाक्य है उसको पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। और तो यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया मेड, जिसका मतलब होता है बनाना। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? द गोट बिजनेस, जो ये गोट बिजनेस था मतलब कि जो बकरी का जो व्यापार था, हैड मेड हिम उसने उसे बना दिया था वेरी रिच बहुत अमीर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द गोट बिजनेस हैड मेड हिम वेरी रिच मतलब बकरी के व्यापार ने उसे बहुत अमीर बना दिया था। चलिए आगे देखिए। ही had employed a shepherd to look after his goats। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और एम्प्लॉय का मतलब होता है किसी को काम पर रखना, और ये थर्ड फॉर्म है एम्प्लॉयड। और शेफर्ड का मतलब होता है मवेशी चराने वाले व्यक्ति को शेफर्ड कहा जाता है, जिसे गडरिया भी कहा जाता है, या चरवाहा भी उसको हम कह सकते हैं, गडरिया भी कह सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड एम्प्लॉयड अ शेफर्ड मतलब उसने एक गडरिये को या कह सकते हैं एक चरवाहे को काम पर रखा था। टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल, देखभाल करने के लिए हिज गोट्स अपनी बकरियों की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड एम्प्लॉयड अ शेफर्ड टू लुक आफ्टर हिज गोट्स मतलब उसने एक चरवाहे को काम पर रखा था अपनी बकरियों की देखभाल करने के लिए। चलिए आगे देखिए। ही वुड टेक दैम आउट टू पेस्चर एवरी मॉर्निंग
एंड रिटर्न्ड इन द इवनिंग एंड शंट दैम इन द यार्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर हम पास्ट के बारे में कोई बात करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी काम रेगुलर हुआ करता था कंसिस्टेंटली, तो वहां पर वुड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही वुड टेक देम आउट, वह उन्हें बाहर ले जाता। टू पैस्चर, दोस्तों पैस्चर का मतलब होता है हरी घास का मैदान, तो वो उन्हें हरी घास के मैदान पर ले जाता। एवरी मॉर्निंग मतलब कि हर सुबह। एंड रिटर्न्ड, और वो लौट आता। इन द इवनिंग मतलब शाम को वो लौट आता। एंड शंट दैम, और उनको बंद कर देता। शंट मतलब बंद कर देना, शंट दैम उन्हें बंद कर देता। इन द यार्ड, एक यार्ड में उन्हें बंद कर देता। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही वुड टेक दैम आउट टू पैस्चर, वह उनको पैस्चर पर ले जाता मतलब कि हरी घास के मैदान पर ले जाता। एवरी मॉर्निंग हर सुबह। एंड रिटर्न्ड इन द इवनिंग, और वो शाम को वापस लौट आता। एंड शंट दैम इन द यार्ड, और वो उनको एक यार्ड में बंद कर देता। चलिए आगे देखिए। वन इवनिंग मतलब कि एक शाम। द शेफर्ड हर्डेड द गोट्स टुगेदर टू ब्रिंग दैम होम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है हर्डेड। ये हर्ड का मतलब होता है पशु वगैरह चराना, और ये सेकंड फॉर्म है हर्डेड। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? वन इवनिंग मतलब एक शाम। द शेफर्ड हर्डेड द गोट्स टुगेदर, और टुगेदर मतलब एक साथ। जो वो शेफर्ड था, चरवाहा था, हर्डेड द गोट्स टुगेदर, उसने बकरियों को एक साथ हर्ड किया मतलब उनको एक साथ चराया। टू ब्रिंग दैम होम, उनको घर लाने के लिए, और ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग दैम होम उनको घर लाने के लिए। सम गोट्स पार्टेड अवे, क्या मतलब हुआ दोस्तों? पार्ट अवे का मतलब होता है अलग हो जाना, किसी से अलगाव कर लेना, अलग हो जाना, तो उसे पार्ट वे का अवे कहा जाता। तो क्या मतलब हुआ? सम गोट्स पार्टेड अवे मतलब जो कुछ बकरियां थीं पार्टेड अवे, वो अलग हो गई। ही कलेक्टेड दैम अगेन विद सम डिफिकल्टी, और कलेक्ट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? ही कलेक्टेड दैम, उसने उनको इकट्ठा किया। अगेन दोबारा, विद सम डिफिकल्टी, कुछ कठिनाई से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही कलेक्टेड दैम अगेन विद सम डिफिकल्टी, मतलब उसने उनको, और ये जो दैम है वो बकरियों के लिए यूज़ किया गया ऑब्जेक्ट के तौर पर, उसने उनको दोबारा से इकट्ठा किया विद सम डिफिकल्टी, कुछ कठिनाई के साथ। ऑल केम मतलब कि ऑल केम मतलब सब आ गए, बट लेकिन वन एडामेंट गोट, और दोस्तों एडामेंट का मतलब होता है हटी या फिर जिद्दी, उसे एडामेंट कहा जाता है। ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? ऑल के मतलब सब वापस आ गए, बट वन एडामेंट गोट, लेकिन जो एक एडामेंट मतलब जो एक हटी या कह सकते हैं जिद्दी बकरी थी, गोट, प्लेड ट्रॉन्ट एंड स्टेड अवे। प्लेड ट्रॉन्ट का मतलब होता है कि अनुपस्थित ही रहना, अनुपस्थित होना, या फिर काम चोरी करना, किसी की बात ना सुनना। तो वो उसने गोट प्लेड एडामेंट गोट प्लेड ट्रॉन्ट एंड स्टेड अवे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि सब आ गए, लेकिन जो एक जिद्दी, एक जो हटी बकरी थी प्लेड ट्रॉन्ट, वो अनुपस्थित रही। एंड स्टेड अवे, और वो दूर रही। स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना, स्टेड अवे, और वो दूर रही। चलिए आगे देखिए। इट एंगर्ड द शेफर्ड, क्या मतलब हुआ दोस्तों? आपने अक्सर इस वर्ड को सुना होगा, एंगर या एंग्री। जो सबसे पहले आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित, जो कि एक एडजेक्टिव है, और एंगर का मतलब होता है गुस्सा या फिर क्रोध, जो कि एक नाउन है। उसके अलावा आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो एंगर शब्द है वो ना सिर्फ नाउन है, उसके अलावा वो वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को क्रोधित करना। तो उस एंगर शब्द का यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और उसको सेकेंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एंगर का जो एंगर को यूज किया गया यहाँ पर वर्ब के रूप में, और सेकंड फॉर्म का उसका प्रयोग किया गया। इट एंगर्ड द शेफर्ड, क्या मतलब हुआ? इट, और जो इट का मतलब हो गया, इस बकरी के बारे में बात हो रही है। इट एंगर्ड द शेफर्ड, उसने शेफर्ड को मतलब चरवाहे को गुस्सा दिला दिया, कह सकते हैं उसको चरवाहे को क्रोधित कर दिया। ही पिक्ड अप आ स्टोन, क्या मतलब हुआ दोस्तों? पिकअप का मतलब होता है उठाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? ही पिक्ड अप आ स्टोन, उसने एक पत्थर उठाया। एंड थ्रू इट एट द गोट, और ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है। थ्रो का मतलब फेंकना, और थ्रू मतलब फेंका। एंड थ्रू इट, और उसने उसे फेंका एट द गोट, बकरी पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही पिक्ड अप आ स्टोन एंड थ्रू इट एट द गोट, उसने एक पत्थर उठाया और एंड थ्रू इट एट द गोट, और उसको बकरी पर फेंका।
द स्टोन हिट द हॉर्न। हिट का मतलब होता है चोट लगना, मारना, किस चीज़ पर जाकर उस चीज़ का प्रहार होना, लगना। तो क्या मतलब हुआ, द स्टोन हिट द हॉर्न, मतलब जो ये स्टोन था, पत्थर था, वो हिट द हॉर्न ऑफ द गोट, वो बकरी के सींग पर जाकर लगा। मतलब इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द स्टोन हिट द हॉर्न ऑफ द गोट, ये जो पत्थर था वो बकरी के सींग पर लगा। एंड द हॉर्न ब्रोक ऑफ, और ब्रेक ऑफ की सेकंड फॉर्म में टूट जाना, तो क्या मतलब हुआ, एंड द हॉर्न ब्रोक ऑफ, और वो जो सींग था वो टूट गया। चलिए आगे देखिए, द ब्रोकन हॉर्न वरीड द शेफर्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, वरीड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित होना किसी बारे में, और यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है किसी को चिंतित करना। तो क्या मतलब हुआ, द ब्रोकन हॉर्न वरीड द शेफर्ड। ये जो ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये थर्ड फॉर्म, ब्रेक की थर्ड फॉर्म भी है, और उसके अलावा ये एक एडजेक्टिव भी है, तो इसको यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो द ब्रोकन हॉर्न का मतलब हुआ टूटा हुआ सींग। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द ब्रोकन हॉर्न वरीड द शेफर्ड, मतलब ये जो टूटा हुआ सींग था उसने चरवाहे को चिंतित कर दिया। और दोस्तों आप इस कहानी से समझ ही गए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस चरवाहे को उस जो व्यापारी था बकरियों का, उसने इसलिए रखा था कि वो उसको उसकी बकरियों की देखभाल करें। और जब उसने देखा कि उसके पत्थर मारने से सींग टूट गया, और उस वजह से वो थोड़ा सा घबरा गया, और वो इस बात ने उसको परेशान कर दिया, चिंतित कर दिया। चलिए आगे देखिए, सो इसलिए ही रिक्वेस्टेड टू द गोट। रिक्वेस्ट का मतलब था अनुरोध करना, इसलिए ही रिक्वेस्टेड टू द गोट, उसने बकरी से अनुरोध किया, आई डिड नॉट हिट यू टू हर्ट और हार्म यू। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है आप इसे नोट कर सकते हैं, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। हिट, हिट मतलब मारना। तो क्या मतलब हुआ, आई डिड नॉट हिट यू, मैंने आपको नहीं मारा, टू हर्ट और हार्म यू, मतलब आपको चोट पहुंचाने के लिए या आपको हानि पहुंचाने के लिए। हाँ मतलब हानि करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा, आई डिड नॉट हिट यू टू हर्ट यू और हार्म यू, मतलब मैंने आपको नहीं मारा आपको चोट पहुंचाने के लिए या फिर आपका कोई नुकसान करने के लिए। आई जस्ट एक्टेड इन एंगर, और एक्ट का मतलब होता है कोई काम करना, और इन एंगर मतलब गुस्से में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आई जस्ट एक्टेड इन एंगर, मतलब मैंने सिर्फ ये जो काम था मैंने इसको किया गुस्से में, क्रोध में। प्लीज़ डोंट टेल इट टू द मास्टर, मास्टर का मतलब था मालिक। तो क्या मतलब हुआ, प्लीज़ डोंट टेल इट टू द मास्टर, मतलब कृपया करके मालिक को इस बारे में मत बताना। द अग्रीव्ड गोट स्पोक, यू फूल। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों आप ये जो वर्ड है अग्रीव्ड, इसे आप नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है और थोड़ा एडवांस लेवल का वर्ड है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अग्रीव्ड का मतलब होता है व्यथित या फिर पीड़ित। तो इसका क्या मतलब हुआ, और आप इस चीज़ को भी नोट करें कि ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पीड़ित। द अग्रीव्ड गोट स्पोक, मतलब ये जो पीड़ित बकरी थी वो बोली। यू फूल, मतलब कि तुम मूर्ख। इवन इफ आई टेक पिटी ऑन यू, क्या मतलब हुआ, इवन इफ आई टेक पिटी ऑन यू, और टेक पिटी का मतलब होता है किसी पर रहम करना, किसी पर दया करना। इवन इफ आई टेक पिटी ऑन यू मतलब अगर मैं तुम पर दया भी करूं। एंड कीप क्वाइट, और खामोश रहूं। द ब्रोकन हॉर्न विल टेल द स्टोरी, मतलब ये जो टूटा हुआ सींग है, विल टेल द स्टोरी, वो कहानी को बयां कर देगा, कहानी को बता देगा। तो दोस्तों ये एक कहानी थी छोटी सी, और जैसा आपने देखा इस कहानी के अंदर की जो चरवाहा था उसने अपने गुस्से में जो बकरी था उसके सींग को तोड़ दिया। अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है, इन एंगर नथिंग गुड कैन बी डन। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आप इस स्ट्रक्चर को भी नोट कर सकते हैं। ये जो वाक्य है कैन बी डन, ये जो हमारा वाक्य है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और जब आप कैन का प्रयोग करना चाहते हैं पैसिव में तो कैन भी आपको प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इन एंगर नथिंग गुड कैन बी डन, मतलब कि गुस्से में या कह सकते हैं क्रोध में नथिंग गुड कैन बी डन, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी और बहुत ही अच्छे संदेश के साथ, जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर की जो
चरवाहा था, उसने गुस्से में बकरी के ऊपर पत्थर उठाकर मार दिया, जिसकी वजह से उसका सींग टूट गया। और जबकि वो नहीं चाहता था वो किसी भी तरह से उस बकरी को हानि पहुंचाना, लेकिन उसके बाद भी गुस्से में उससे एक गलती हो गई। तो दोस्तों हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए कि कोई भी काम हमें गुस्से में नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से से हमारे काम बिगड़ जाते हैं। तो ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।